एक आइकॉनिक सवाल है और इस पर बहुत डिबेट होती है और इन्फ्लुएंसर्स को बहुत गालियाँ भी पड़ी है इसमें कि खुद का घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। इनफैक्ट आज ही सरप्राइजिंगली मैं एक सोशल मीडिया पे मैं चेक कर रहा था तो मुझे एक डेटा मिला जहाँ पे उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की का उन्होंने एक डेटा दिया था, पता नहीं कितना सही है, बट उस पोस्ट में ये लिखा था कि स्विट्ज़रलैंड में हर 7 में से एक मिलियनेयर है और हर 80,000 में से एक बिलियनेयर है। और उनका हैबिट ये है, जो सबसे पहला है वो ये है कि उसमें से सिर्फ 41% का खुद का घर है, बाकी दे डोंट वांट टू ओन अ हाउस। तो क्या इसका डायरेक्ट कनेक्शन है या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या यहाँ की सोसाइटी को देखकर घर तो लेगा ही तू, और अगर तेरे को लेना ही है तो आज वो पैसा अगर तू मार्केट में बढ़ा रहा है, पिछले 2 साल में एनसीआर में घरों का रेट क्या हो गया वो आपको पता है। सो जिसने 2020, 21, 22 में नहीं लिया, अब वो कब ले पाएगा पता नहीं, क्योंकि मार्केट ने भी उतना नहीं बढ़ाया उनका पैसा जितना रियल एस्टेट में बढ़ गया। और आपने भी बोला आप रियल एस्टेट में, पहला बताया कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ। सो हाउ डू यू सी दिस, खुद का घर होना चाहिए या रेंट का होना चाहिए? सेवरल वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहला मैं फ्रॉम द लेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस बोलूँगा। पर्सनल फाइनेंस, द रीज़न इट्स कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस इज़ बिकॉज एवरीवन's पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट। ठीक है, योर पर्सनैलिटी इज़ डिफाइंड बाय your environment, how you've grown up, how risk averse or risk loving you are as a person. बहुत लोग जो ऐसे environment या mindset से आते हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी लाइफ में रिस्क का पोटेंशियल लगा तो वो उनको ना क्रिपल कर देता है। वो उस घबराहट में या उस डर के मारे बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं प्रोडक्टिवली लाइफ में वो कर नहीं पाते, बिकॉज वो डर उनको खाया जा रहा है। आई फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया to know that tomorrow you will not be able to, God forbid, if you are unable to pay rent, तो आप सड़क पे आ जाओगे, आप कहाँ रहोगे? ये डर इतना बड़ा हो सकता है कि to plug that fear is important so that they can be productively employed in things to be able to generate wealth which they can invest in other asset classes and make money. Right. कई लोग हो सकते हैं who can be absolutely fine and who are financially educated to say कि यार ठीक है, it's okay, I am investing this money in stocks or in some other asset class which will generate enough wealth that even if I don't have an active source of income for 12 months, right, I will be able to go back to this fund, extract money and be able to pay my rent and take care of all my needs and expenses. Not everyone has that same mindset even if they understand the math. ठीक है, तो आप किसी का माइंडसेट चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए किसी को बोलना घर नहीं लेना चाहिए इज़ रॉन्ग। आप उनको दिखा सकते हैं कि कहीं और फाइनेंशियल रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, बट अगर उनको साइकोलॉजिकल सेफ्टी घर लेने से आती है तो आप प्लीज़ लीजिए घर। आपने लिया? मैं बोलूँगा मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा है। ठीक है, जो होता है कि आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स का पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड ठीक है, सो माई पेरेंट्स हैड बॉट अ हाउस, सो आई हैव नॉट फेल्ट द नीड टू इन्वेस्ट इन अ हाउस टू थिंक मैं इस घर में रहूँगा। ठीक है। सो माई लेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट हैज़ बिन, is there an opportunity to invest in land or commercial where I think it's great. That's one. दूसरा सवाल अगर हम पूछें कि रियल एस्टेट अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों है, रियल एस्टेट इवन फ्रॉम अ टैक्स परस्पेक्टिव इज़ अ वेरी प्रेफर्ड और एज दे कॉल फेवरेट चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, इफ़ यू पे द प्रिंसिपल फॉर योर लोन रीपेमेंट, that is allowed under ATC deduction. Your interest repayment is allowed as deduction against rental incomes or interest as a loss set off against your salary. ठीक है, So it's a huge benefit. When there is rental income, there is a standard 30% deduction even if you haven't spent 30% of your rent on maintenance. Standard, no questions asked deduction. You sell any long-term capital gain asset. You can invest it in residential house property and make your capital gain zero. No other asset class has this kind of benefit. So these kind of benefits which have also been given to real estate are also great. A third angle which is unlawful but which is why a lot of people invest in real estate is that if you have parallel incomes, cash which are unaccounted for,
You know, people think real estate is a great opportunity for them to park that income. But any financial advisor who's showing you an Excel analysis of returns on different asset classes will probably not give you a full detail of all these aspects of tax benefits that the government offers you. Correct. Or maybe is going to rightfully overlook the cash aspect. Perfect. Because that's unlawful. एंड आई थिंक आपको ये भी समझना चाहिए उनका इंसेंटिव क्या है. उनका इंसेंटिव है आपको इन्वेस्ट करवाना, बिकॉज दैट्स हाउ दे अर्न मनी. आई थिंक आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. प्लीज़ स्टॉक्स में लगाइए, वो ज़्यादा रिटर्न देता है. राइट. बट प्लीज़ रियल एस्टेट में भी लगाइए, प्लीज़ गोल्ड में भी लगाइए. क्या परसेंटेज रियल एस्टेट और अदर एसेट क्लास में देखते हैं आप? आपका कैसा पोर्टफोलियो इफ आई मे आस्क? देखिए, मेरा ऐसा है कि आई एम लिटरली, आई फील एट दिस पॉइंट अबाउट 60% into the stock market. Okay. Which is, I would say, most of that is in the index fund. I would say about 30% would be in real estate. Okay. 10% would be in gold. And that's it. I am not invested in crypto. I'm not invested in collectibles. I'm not invested in something which is new, fancy, very high return. That doesn't excite me too much. I'm a very long-term investing lens perspective. So I'm like, अगर 12% per annum over a long period of time मिलता है, that's okay. I'm not very excited by 12 की जगह 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा. That time I like investing in growing myself and actively working on things that I enjoy. Wonderful.